अगर डायनासोर्स हमारे दुनिया में वापस आ गए तो क्या होगा, और इस फोटो के पीछे की कहानी को अगर आप जानोगे तो आप चौंक जाओगे। और इतिहास की पहली ऐसी लड़ाई जो कि इंसान ने जानवरों पे छेड़ी थी, इंसान के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक जानवर के अगेंस्ट छेड़ी थी। इस वॉर के बारे में तो आपको जरूर जानना चाहिए। और इस वीडियो में आप ओ माई गॉड रे के बारे में सुनोगे जो कि धरती को हिट करी, और इसके बारे में आप जान के जरूर चौंक जाओगे। ऐसी फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे कि आप कहोगे कि ऐसा भी होता है यार, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। सो लेट्स बिगिन। वैसे अगर आप इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हो तो नीचे चेक कर लो कि बेल आइकन ऑन है कि नहीं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि अगली अमेजिंग वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 12, आपने फ्रेंड शब्द के बारे में तो सुना ही होगा, एनिमी शब्द के बारे में भी सुना होगा। फ्रेंड मतलब दोस्त, एनिमी मतलब दुश्मन, सिंपल। पर क्या आपने कभी फ्रेनेमी शब्द के बारे में सुना है? जी हाँ, फ्रेनेमी शब्द नाम का भी शब्द एग्जिस्ट करता है, और फ्रेनेमी का अर्थ होता है कि एक ऐसा इंसान जिससे आप फ्रेंडली तो रहते हो, जैसे कि आप उससे हाथ तो मिलाते हो, बातें करते हो, लेकिन उसके लिए आपके मन में एक फंडामेंटल डिसलाइक है या फिर राइवलरी है। जैसे मान लो एक ऑफिस का मालिक है, उसके बगल में एक ऑफिस है और दोनों का प्रोडक्ट सर्विस सेम ही टाइप का है, तो दोनों तो बेसिकली कंपेटिटर हुए। मन में दोनों ही नहीं चाहेंगे कि एक दूसरे का बिजनेस ग्रो हो, वो चाहेंगे कि मेरा अपना ग्रो हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को जब देखते होंगे तो हेलो हाय करना, बातें करना, ये तो चलता ही है। तो इसी को फ्रेनेमी कहा जाता है, यानी फ्रेंड और एनिमी दोनों का कॉम्बिनेशन। फ्रेनेमी का अगर आप ऑफिशियल डेफिनेशन देखोगे तो ये आएगा, अ पर्सन विथ whom one is friendly despite a fundamental dislike or a rivalry। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी बॉयफ्रेंड सिकनेस सुना है? और क्या आपने कभी गर्लफ्रेंड सिकनेस सुना है? बॉयफ्रेंड सिकनेस उसे कहते हैं जब दो लड़की हो और एक लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है तो वो लड़की उसी के साथ एक्सेस बिजी हो जाती है और अपने फ्रेंड को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और लड़कों में भी गर्लफ्रेंड सिकनेस का मतलब होता है कि आपका कोई दोस्त हो, उसको कोई गर्ल मिल गई हो और उसी के चलते वो आपसे कट ऑफ होने लगे, ये होता है गर्लफ्रेंड सिकनेस। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी चाइनीज बैम्बू को देखा है? जो चाइनीज बांस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, उनके बारे में एक स्पेशल फैक्ट है। उसको अगर आप आज जमीन में प्लांट करोगे चाइनीज बैम्बू को तो 5 साल आपको वेट करना होगा उस बैम्बू के लिए। हाँ, लास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग बांस निकलेगा, लेकिन उसके लिए 5 साल वेट करो। और अमेजिंग फैक्ट यहाँ ये है कि जमीन के नीचे वो ठीक 5 साल रहता है, और जैसे 5 साल एक दिन होता है, 5 साल के बाद जो पहला दिन होता है वो धीरे धीरे ग्राउंड को ब्रेक करने लगता है, यानी 5 साल कंप्लीट होने के जस्ट पहले हफ्ते में ही वो ग्राउंड ब्रेक करके 90 फीट टॉल निकल जाता है। तो 5 साल का साइलेंस होता है और एक हफ्ते में वो पूरा ग्राउंड ब्रेक कर लेता है और बाकी 4 हफ्ते में वो रेडी हो जाता है, यानी टोटल 5 साल और 5 हफ्ते। तो जो विद्वान लोग हैं वो लाइफ के मेहनत के बारे में भी यही कहते हैं कि जब आप मेहनत कर रहे होते हो तो आपको पता नहीं चल रहा होता है कि कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब मेहनत या फिर किसी भी आपके लगन का फल मिलता है तो वो कंपाउंडेड तरीके से मिलता है, अचानक से मिलता है। फैक्ट नंबर 9, आपने KFC का आउटलेट देखा होगा, पिज्जा हट भी देखा होगा, टैको बेल शायद नहीं देखा होगा और हैबिट बर्गर भी नहीं देखा होगा, लेकिन जितने भी आउटलेट्स के मैंने नाम बताया आपको ये जान के शायद हैरानी होगी कि ये सारे एक ही कंपनी के अंडर आते हैं। KFC, पिज्जा हट आपको देखने में ऐसा लगे कि अलग अलग कंपनी है, पिज्जा हट कहाँ, KFC कहाँ, लेकिन ये सारे कंपनीज यम ब्रांड्स के अंदर आते हैं जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फास्ट फूड कॉर्पोरेशन है। इन आउटलेट्स में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि हमारा जो टॉप में मालिक है वो एक ही है। फैक्ट नंबर 8, देखो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ टाइगर का, इसको आप देखो, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने आंखों को बंद करो या फिर मोबाइल को मत देखो, कहीं और देखने लगो। तो देखो, अगर आप कहीं और देख रहे हो या फिर आंखें को बंद कर रहे हो, फिर भी आपके दिमाग में वो फोटो है ना कि हाँ अभी आपने टाइगर का फोटो देखा था। आप अभी अपना आंख बंद करो और जो मैंने फोटो दिखाया था उसको इमेजिन करो माइंड में, वो आप इमेजिन कर पाओगे कि अच्छा हाँ ये फोटो था। और एक बार में नहीं कर पा रहे हो तो 3-4 बार अगर फोटो को देख के याद कर लोगे तो आप उसको इमेजिन कर पाओगे। और ज्यादातर नॉर्मल लोगों का ऐसे ही होता है, लेकिन एक कंडीशन है जिसे कहते हैं एफेंटेशिया, और ये कंडीशन बच्चों में जन्म से ही होती है। और ध्यान से सुनना, जिनको एफेंटेशिया होता है वो किसी भी चीज को माइंड में पिक्चराइज नहीं कर पाते हैं। अब ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, मतलब वो फोटो को इमेजिन ही नहीं कर पाते। सोचो ये कितना अजीब सा डिसऑर्डर है कि आप फोटो को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। दिमाग को आप थोड़ा डीपली देखो एक बार। एक चीज इमेजिन करो, जब आप मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे होते हो फिर भी मेरा आवाज जो आप सुन रहे हो इसको आप शायद दिमाग में इमेजिन कर लेते होंगे कि हाँ फैक्टेक्स इस तरह से बोलता है, उसका आवाज ऐसा है, ये माइंड में स्टोर आप कर पाते हो। तो देखो, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना ये माइंड का एक फीचर होता है। वैसे ही आपके अंदर स्मेल की भी मेमोरी होती है। अब जैसे कि छोले भटूरे, उसमें जो छोले का स्मेल होता है वो कैसा होता है वो आप सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। तो वैसे ही दिमाग में पिक्चर या वीडियोस को सोचना ये भी एक फीचर होता है, और ये आमतौर पे लगभग सभी के पास होता है, एक्सक्लूडिंग दोज जिनके दिमाग में ये एफेंटेशिया का डिसऑर्डर होता है। ये सुनने में भले आपको थोड़ा कैजुअल सी चीज लगे, लेकिन मेरे ख्याल से एफेंटेशिया होना वन ऑफ द मोस्ट डरावनी चीजों में से एक है। मैं तो बिना किसी चीज को पिक्चराइज किए हुए कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा आपके पास।
फैक्ट नंबर 7, आपने अर्थक्वेक शब्द को तो सुना होगा। अर्थक्वेक को यानी भूकंप को इनफैक्ट फील भी किया होगा। और मैंने आपको बताया था कि चांद पे भी भूकंप आता है, लेकिन चांद के भूकंप को मून का अर्थक्वेक नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि अर्थक्वेक शब्द में अर्थ आता है, तो इसलिए उसे मून क्वेक्स कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी स्काई क्वेक्स के बारे में सुना है? जी हाँ, ये एक रियल टर्म है स्काई क्वेक्स। कई पहाड़ी लोकेशंस में ऐसा पाया जाता है कि आसमान में जब बादल जोर से गरजता है या फिर जब कोई मीटेरॉइड आसमान से गिरता है किसी जगह पे, तो इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों के चलते एक वाइब्रेशन ट्रेवल करता है जो कि आसमान से धरती तक आता है। आसमान में बहुत तेज वाइब्रेशन होता है और उस आसमान के वाइब्रेशन के चलते किसी का रूम का पंखा भी हिलने लगता है, धरती कांप जाती है, लैंड कांप जाती है, और इसी फेनोमेनन को स्काई क्वेक कहा जाता है। विकिपीडिया का अगर आप डेफिनेशन देखोगे स्काई क्वेक का, तो आपको पता चलेगा कि जिन इवेंट्स में ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज मेंशन्ड है कि टिपिकली रूम का सीलिंग जो है वो वाइब्रेट करने लगता है। और स्काई क्वेक्स इतने कम होते हैं क्योंकि बड़े मेटेओराइट गिरना या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का थंडर स्टॉर्म आना बहुत रेयर बात है, इसलिए अभी तक वैज्ञानिकों को ठीक से नहीं पता और विज्ञान के पास अभी तक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है कि ये स्काई क्वेक्स आखिर क्यों होते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में 2 नवंबर 1932 से लेकर 10 दिसंबर 1932 लगभग एक महीने एक जंग छिड़ी थी, और जंग के एक साइड था ऑस्ट्रेलियन आर्मी और दूसरे साइड था जानवर का आर्मी। जी हाँ, आपको सुनने में बहुत अजीब लगे, लेकिन इमू जो कि ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, यानी ऐसे बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, बस जमीन पर रहते हैं, इनके खिलाफ वॉर छेड़ा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने। तो देखो, ये लोग तो उड़ नहीं पाते हैं, जमीन पे रहते हैं और क्रॉप्स को खाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी पूरा बंजर जमीन से भरा पड़ा है। वहाँ पर जो कुछ एग्रीकल्चरल जगहें हैं, वही वहाँ के लोगों का खाना का स्रोत था 1932 में, जब मॉडर्न फूड टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आई थी तब, और इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये लोग क्रॉप्स को खा रहे थे। तब 1932 में ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स एक ग्रुप बना के गए वहाँ के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास, जिनका नाम था सर जॉर्ज पेयर्स, और मिनिस्टर ने अलाउ कर दिया कि मशीन गन ले जाओ और इमूज पे हमला करो। रिपोर्ट्स के हिसाब से इतने बड़े बड़े जो बर्ड्स आप देख रहे हो, लगभग 2500 इमूज को मारा गया था मशीन गन से। और आपको शायद लगे कि ये बहुत बुरा हुआ, और मे भी ये बुरा हुआ, लेकिन ये किया इसलिए गया क्योंकि कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर ऐसे ही इमू को छोड़ दिया जाता तो वहाँ पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा सिस्टम है वो बाकी देशों से बहुत अलग है। वहाँ पर 1932 के समय कुछ जो एग्रीकल्चरल लैंड्स थे वही बहुत जरूरी थे लोगों के लिए, और इमूज क्रॉप्स को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुँचा रहे थे। फैक्ट नंबर 5, क्या कॉफी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है? कई लोग कॉफी का सेवन करते हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल आता है कि कॉफी में तो कैफीन होता है जो कि बॉडी को एक्टिव करता है और बॉडी में एड्रेनलिन केमिकल रिलीज होता है, तो एज पर स्टडीज कितना डोज लीथल होगा? तो स्टडीज के हिसाब से इसका आंसर है 40 कप्स ऑफ कॉफी। ये लीथल डोज है, जिसका सिंपल 2 लाइनर मतलब ये है कि अगर कोई 40 से 50 कप कॉफी पी जाए तो उसके मरने के चांसेस 99% होते हैं। फैक्ट नंबर 4, कोई भी न्यू घड़ी का अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वो आपको ज्यादातर 10:10 के पोजीशन पे मिलेगा, 10:10 पे पॉइंटेड रहेगा घड़ी, और आप उसका डिजाइन देख सकते हो। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है एक वर्ड में, जिसे कहते हैं सिमेट्री। ये जो 10:10 का पोजीशन है, ये सबसे सिमेट्रिकल पोजीशन होता है घड़ी का, जो कि आंखों के लिए प्लीजिंग होता है, और बीच में जो ऊपर में ब्रांड नेम दिया रहता है वो भी बहुत क्लियरली दिखता है। तो जो साइकोलॉजिकल स्टडीज होते हैं दिमाग के, जिसमें कि साइकियाट्रिस्ट ये पता करते हैं कि क्या लोगों को भाता है, क्या लोगों को पसंद आता है, तो जितने भी स्टडीज हुए हैं उसमें ये पता चला कि ये जो पोजीशन है 10:10 का, ये मोस्ट प्लीजिंग टू द आईज है, और यही कारण है द रीजन ऑफ सिमेट्री, जिसके चलते नई वॉचेस हमेशा आपको 10:10 के पोजीशन पे मिलेगी। फैक्ट नंबर 3, जब भी मैं विज्ञान की ऐसी बातें बोलता हूँ कि दूर तारे से, एक फटते हुए तारे से जब कोई रे निकलता है तो धरती पे भी पहुंच सकता है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या कभी किसी सैटेलाइट ने ऐसे रेज को डिटेक्ट किया है? तो देखो, एरे गैरे एग्जाम्पल के बदले हम लोग इतिहास के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं। ओ माई गॉड रे, लिटरली इसका नाम ही है ओ माई गॉड। ये एक हाई एनर्जी कॉस्मिक रे था जो कि 15 अक्टूबर 1991 में यूएसए के फ्लाइज आई कैमरा ने कैप्चर किया था, और कैप्चर होते ही वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया ओ माई गॉड पार्टिकल। जब भी कोई ऐसी नई चीज वैज्ञानिकों को पता चलती है, जैसे कि कोई प्लैनेट या फिर रे, कोई कॉस्मिक रे, कोई गामा रे वगैरह, तो उसका बड़ा ही अजीब सा नाम होता है, जैसे कि HD 100 546b वगैरह वगैरह। लेकिन ये रे इतना अजीब था कि इसका कोई फॉर्मल सा टेक्निकल सा नेम ना देके सीधा इनफॉर्मली ओ माई गॉड पार्टिकल नाम दे दिया गया। ऐसा इनफॉर्मल सा नेम इसलिए क्योंकि इसके अंदर का जो एनर्जी था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई था। इसके अंदर का एनर्जी 320 एक्सा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स था, EeV, या फिर 50 जूल्स। यानी इसका टेक्निकल चीजों को हटाओ, सिंपल मतलब ये है, जो ह्यूमन मेड पार्टिकल एक्सीलरेटर्स हैं, जैसे कि द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, उनमें जो इंसान ने हाईएस्ट पीक एनर्जी प्राप्त किया है किसी भी वैज्ञानिक शोध में, उससे 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी था। मतलब इंसानों ने जिस लेवल का एनर्जी देखा है किसी भी कॉस्मिक चीज में, उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा सिर्फ ये एक रे में था, इस ओ माई गॉड रे में। और सबसे अजीब बात यह है कि कंफर्म तरीके से पता भी नहीं चला कि ये आया कहां से था, लेकिन जो सबसे प्रोबेबल थ्योरी है वो ये बताती है कि कोलिजन ऑफ गैलेक्सीज, 2 गैलेक्सी के टकराने के चलते ये हाई एनर्जी रे आया था।
ये कितना भव्य सीन होता होगा जब दो गैलेक्सीज आपस में टकरा रही होती होगी। जब गैलेक्सीज आपस में कोलाइड करती है तो कई सोलर सिस्टम आपस में एक हो जाते हैं, कई तारे मिलकर एक तारे बन जाते हैं और एट द एंड ग्रेविटी के चलते दोनों गैलेक्सी मिलकर एक गैलेक्सी बन जाती है। और इससे भी अमेजिंग बात कि इतना हाई एनर्जी रे होते हुए भी ये रे अर्थ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अगर आपसे पूछे कि कॉस्मिक रे, गामा रे, ये वो जो आते रहता है यूनिवर्स से धरती की तरफ, इन सब चीजों में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो वो यही है, दी ओ माई गॉड पार्टिकल रे। फैक्ट नंबर 2, एक फोटोग्राफर है लियोनार्डो सेंस, उन्होंने इस फोटो को क्लिक किया। अब ये फोटो दिखने में तो खास है, लेकिन क्या आपको पता है इस फोटो को परफेक्टली कैप्चर करने में लगभग 3 साल लग गए लियोनार्डो को। लियोनार्डो ने मून के पोजीशन को ट्रैक करने के लिए और प्रेडिक्ट करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज किया और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से 3 साल बाद जाके ऐसी मोमेंट आई जब ये परफेक्टली ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट दी रिडीमर स्टैचू के पास उन्होंने अपने कैमरे को सेट किया और ये आइकॉनिक फोटो क्लिक किया, जिसमें ऐसा लग रहा है कि क्राइस्ट ऐसे पकड़े हुए हैं मून को। फैक्ट नंबर 1, अगर डायनासोर्स हमारे समय में लौट जाएं या फिर किसी भी तरह मान लो डायनासोर का डीएनए उठाकर वैज्ञानिक लैब्स में डायनासोर को क्रिएट कर दिए तो फिर हमारी दुनिया कैसी दिखेगी। अगर डायनासोर्स वापस आ गए तब जब भी आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो आसमान में उड़ रहे किसी पेट्रोडैक्टिलिस को देखोगे उड़ते हुए, रोड पर टीरेक्स घूम रहा होगा और दूर दूर से ही आपको उसका फुटस्टेप सुनाई दे रहा होगा। अब डायनासोर्स की बात जब आती है तो आप लोगों को लगता होगा कि अगर डायनासोर्स आ जाए तब तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि डायनासोर्स के साथ कोएग्जिस्ट कर पाना तो काफी मुश्किल होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। अब बात यह है कि डायनासोर्स के साथ जीना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती के सतह पर जो क्रीचर साइज में जितना बड़ा है वो उतना स्लो होता है। आपने हाथी को नोटिस किया होगा कि वो कितना स्लो चलता है अपने ह्यूज साइज के चलते। तो क्योंकि डायनासोर साइज में बहुत बड़े होते हैं तो वो बहुत स्लो चलते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, जो डायनासोर्स पेड़ पौधे खाकर जिंदा रहते हैं वो तो किसी आम जानवर की तरह घास खाएंगे, पेड़ पौधे खाएंगे और चलते रहेंगे और उनको ट्रेन किया जा सकेगा। और जो ओमनीवोरस डायनासोर्स होंगे वो तो किसी भी जानवर को भी खा लेंगे, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई शेर हो। ये बात सुन के आपको लग रही होगी कि ठीक है ये तो इमेजिनेशन है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि कोई इसे ट्राई नहीं कर रहा होगा? ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक हर एक छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं। डायनासोर्स के फॉसिल्स को यूज करके, उनके डीएनए को यूज करके कैसे एक हाइब्रिड क्रिएचर को बनाया जाए, इसके पीछे पूरा जी जान लगा के वैज्ञानिक पड़े हैं। अब इसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिल नहीं पा रहा है, बस ये फर्क है। अगर 1% भी ब्रेक थ्रू मिले तो उसके पीछे सारे वैज्ञानिक टूट पड़ेंगे, ताकि डायनासोर्स के उत्पत्ति को कैपिटलाइज भी किया जा सके और साथ ही साथ धरती पे सबसे क्रेजीएस्ट चीजों को करने के लिस्ट में उन वैज्ञानिकों का नाम भी आ जाए। तो हाँ, ऐसे क्रिएचर्स की उत्पत्ति को ट्राई तो किया जा रहा है, डायनासोर्स को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अब बस सवाल ये है कि कितने समय तक वैज्ञानिक इसे कर पाते हैं। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया हुआ है तो ऑन जरूर कर लेना।